अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे और इम्तिहान की अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम अपना चैप्टर 1 मेजरमेंट्स का लास्ट टॉपिक प्रिपेयर करने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं, जिसका नाम है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। डायमेंशंस बेसिकली आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर के बारे में बताती हैं। नेचर से क्या मुराद है? बेसिकली उसकी यूनिट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती हैं और उसके मैथमेटिकल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती हैं। अगर आप इसको प्रॉपरली डिस्क्राइब करें, प्रॉपरली डिफाइन करें, तो मेजरमेंट्स डिस्क्राइब द फिजिकल नेचर ऑफ क्वांटिटीज, फिजिकल नेचर ऑफ क्वांटिटी। ईच बेसिक measurable physical quantity is represented by a specific symbol। यानी कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, ल्यूमिनोसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इन तमाम को हमने एक कुछ स्पेसिफिक्स लेटर्स असाइन कर दिए हैं जिनको हम स्पेसिफिक सिंबल्स बोलते हैं और वही उनकी डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। बस फ़र्क इतना है कि उन लेटर्स के गिर्द हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर देते हैं और वो सिंबल बेसिकली उसकी डायमेंशन को बताता है। तो ये जो तमाम क्वांटिटीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई हैं, दीज आर बेसिकली बेस क्वांटिटीज़, और उन बेस क्वांटिटीज़ की ही डायमेंशंस साइंटिस्ट ने फिक्स कर दी हैं, जो कि आपके पास ये हैं। लेंथ की डायमेंशन उसके नाम से बहुत मिलती है, एल, कैपिटल एल को स्क्वायर ब्रैकेट्स में कर दें। मास की डायमेंशन कैपिटल एम से बहुत मिलती है। मास से टाइम की ड्यूरेशन टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट की आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। टेम्परेचर को कैपिटल थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैपिटल एन से और ल्यूमिनोसिटी को जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो एक्सरसाइजेज हम एक्सटेंसिवली इस कोर्स में करेंगे उसमें ये वाली 3 यूनिट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल करंट और थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली आपके पास, जहाँ पे हम करंट और इलेक्ट्रिसिटी की बात ज़्यादा करेंगे, वहाँ उन क्वांटिटीज़ में ये भी यूज़ होंगे। मगर बेसिक बात ये है कि इन तमाम बेस क्वांटिटीज़, बेस यूनिट्स, बेस क्वांटिटीज़ की जो डायमेंशंस हैं वो हमने लिख के रख ली हुई हैं। वो ये टेबल हमें बता रहा है और इनकी मदद से हम आगे बाकी तमाम क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस बता सकते हैं। और उन क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ड्राइव्ड क्वांटिटीज बेसिकली आपके पास बेस यूनिट्स या बेस क्वांटिटीज की मदद से मिलके बनाई गई होती हैं। जैसे कि आपके पास जो एरिया होता है, एरिया बेसिकली क्या होता है? अगर आपके पास एक स्क्वायर हो तो एरिया बेसिकली उसकी लेंथ का स्क्वायर होता है। सिमिलरली वॉल्यूम क्या होता है? उसकी लेंथ का क्यूब होता है। तो जिस तरह से ये एरिया और वॉल्यूम बेस क्वांटिटी से मिलके बन जाता है, इनकी डायमेंशंस भी बेस क्वांटिटीज की डायमेंशन से मिलके बना ली जाती हैं। जैसे कि इस केस में एरिया का क्या फॉर्मूला? एल स्क्वायर, तो उसकी डायमेंशन भी एल स्क्वायर हो जाती है। वॉल्यूम की डायमेंशन एल क्यूब हो जाती है। इसी तरह से आपके पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी आप जानते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस एस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस का क्या डायमेंशन होती है? एल। टाइम की डायमेंशन है टी, और चूंकि इट्स डिवाइडिंग तो ऊपर आके उसका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाता है। सिमिलरली एक्सेलरेशन भी यही चीज़ है। आप वेलोसिटी को जब टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाती है। फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की एक्सेलरेशन भी, जो डायमेंशन है वो भी एक्सेलरेशन के साथ मिल जाती है। वर्क एंड एनर्जी के भी हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वांटिटी, किसी भी ड्राइव क्वांटिटी का एक्सप्रेशन पता है तो आप उसकी डायमेंशंस फॉरन निकाल सकते हैं। ऐसे सवाल कई बार आएंगे कि आपको क्वांटिटीज़ पूछ ली जाएंगी, जैसे कि इस टेबल में कुछ गिवन है, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि मोमेंटम की क्या डायमेंशन है। तो यू नो दैट मोमेंटम इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो आप बता देंगे कि अच्छा जो आपके पास मोमेंटम है, मोमेंटम की क्या आपके पास डायमेंशंस है? you would use the dimensions of mass and velocity. These is the dimensions of momentum. इसी तरह बहुत सी क्वांटिटीज हैं जिसकी डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको उसका मैथमेटिकल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जैसे आपको मोमेंटम का पता है, उसका क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूले को ही मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अगर आपको वो पता है तो इट मीन्स कि आप उसकी डायमेंशंस निकाल सकते हैं। एक बहुत ज़रूरी बात जो डायमेंशंस के केस में हमें याद रखनी चाहिए कि डायमेंशंस do not give any information about the magnitude of the physical quantity.
इंफॉर्मेशन अबाउट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको डायमेंशन से। तो जितनी भी तरह की वेलोसिटीज़ हैं, बेशक वो सिंपल वेलोसिटी हो, एवरेज वेलोसिटी हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, उनकी मैग्नीट्यूड्स तो डिफरेंट हो सकती हैं मगर उनकी डायमेंशंस हमेशा सेम होंगी। तो डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशन सिर्फ और सिर्फ उस क्वांटिटी का यूनिट का जो स्ट्रक्चर है वो देखने के लिए किया जाता है। कभी भी आपको डायमेंशन से उसके मैग्नीट्यूड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो इट शुड बी केप्ट इन माइंड कि जितनी भी तरह के वेलोसिटीज़ हैं सब उन सब के की डायमेंशन सेम है, जितनी तरह की एक्सेलरेशन है उन सब की एक्सेलरेशन सेम है। आपको पता है फोर्स की कितनी किस्में हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड सो ऑन, मगर तमाम की डायमेंशंस एक ही हैं। एरिया हर चीज़ का डिफरेंट हो सकता है मगर स्टिल उसकी डायमेंशंस एक ही हैं क्योंकि उन सब के यूनिट्स एक ही होते हैं। तो डायमेंशन आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अब हम देख लेते हैं कि डायमेंशन एनालिसिस जब हम करते हैं, डायमेंशंस एनालिसिस क्या होता है कि आप डायमेंशंस को यूज़ करके कोई एनालिसिस परफॉर्म करें, कोई अच्छी बात बताएं। यानी कि आपको अगर एक एक्सप्रेशन दे दिया जाए तो आप बता दें कि अच्छा मैं दे के बता सकती हूँ कि इस क्वांटिटी की क्या डायमेंशन होगी, इस क्वांटिटी की क्या डायमेंशंस होगी। कोई आपको कांस्टेंट बता दिया जाए तो आप बता देंगे इसकी डायमेंशंस क्या होंगी। तो ये सारी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बेसिकली आप एनालिसिस कर रहे हैं उस मैथमेटिकल स्ट्रक्चर या फॉर्मूले पे। तो उसके लिए कुछ क्वांटिटीज़ का हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले जो दो क्वांटिटीज़ आती हैं वो आती हैं कि डायमेंशनल वेरिएबल्स और डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स। ये क्या होते हैं? डायमेंशनल वेरिएबल्स ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो चेंज होता रहता है। मैग्नीट्यूड वेरी, यानी कि इसमें बहुत वो तमाम क्वांटिटीज आती हैं जो हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं। जैसे कि आपके पास इसमें डिस्टेंस आ जाता है, टाइम आ जाता है, वेलोसिटी आ जाती है, एक्सेलरेशन आ जाती है, फोर्स आ जाती है, प्रेशर आ जाता है, डेंसिटी आ जाती है एंड सो ऑन। ये तो लिस्ट चलती जाएगी मगर एसेंस इज दिस कि ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, हर केस टू केस डिपेंड करेगी। केस टू केस क्या, टाइम टू टाइम डिपेंड करेगी। तो इन तमाम क्वांटिटीज़ को कहते हैं डायमेंशनल वेरिएबल्स। इसके बरक्स जो डायमेंशनल कांस्टेंट्स हैं ये इसी का ऑपोजिट है, जिसके अंदर आपके पास जो मैग्नीट्यूड होता है इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसकी क्या मिसाल है? सबसे अच्छी मिसाल तो इसके आपके पास जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है वो है। इसके अलावा आप कूलम्स लॉ के अंदर पढ़ते हैं एक कांस्टेंट के बारे में, वो है। इसके अलावा एक और कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन नॉट, कूलम्स लॉ में भी ही पढ़ते हैं। ये तमाम जो हैं इनकी डायमेंशंस तो हैं मगर इनकी वैल्यूज़ फॉर ऑल दिस यूनिवर्स फिक्स्ड है। जिस तरह आप देखते हैं कि आप ईटा ड्रैग फोर्स के अंदर एक कांस्टेंट यूज़ होता है विस्कोसिटी के लिए, उसकी डायमेंशन भी फिक्स्ड है। ये तमाम कांस्टेंट्स हैं तो इनकी डायमेंशन या तो पूरे यूनिवर्स के लिए फिक्स्ड हैं जैसे, या फिर आप देखें या इन तीन की वैल्यूज़ मीडियम टू मीडियम वेरी करती हैं बट स्टिल दीज आर कंसिडर एज कॉन्स्टेंट्स। ओके, अब हम दो और मजीद क्वांटिटीज़ के बारे में बात करते हैं विच आर डायमेंशन लेस वेरिएबल्स एंड डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट। अब डायमेंशन लेस वेरिएबल्स क्या होते हैं? डायमेंशन लेस वेरिएबल्स वो क्वांटिटीज़ हैं जो हमने एक दफ़ा पहले भी पढ़ी हुई हैं। वो क्या होती हैं? वो ये होती हैं कि थीटा, एंगल थीटा के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले कि थीटा एंगल क्या होता है। थीटा एंगल हमने पहले भी पढ़ा सप्लीमेंट्री यूनिट्स में, इसके कोई यूनिट्स नहीं होते। सिमिलरली आपके पास जो सॉलिड एंगल होता है, जो स्टेरेडियन एंगल होता है जिसमें मेजर किया जाता है सॉलिड एंगल को, उसके भी कोई यूनिट्स नहीं होते। इसका मतलब उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती मगर ऑब्वियसली इनकी वैल्यूज़ तो वेरी करती हैं। तो ये तमाम डायमेंशन लेस हैं मगर वेरिएबल हैं क्योंकि इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो वेरी करती है। मैग्नीट्यूड ऑलवेज वेरी ऑफ दीज क्वांटिटीज। इसके अलावा एक और क्वांटिटी आप पढ़ते हैं स्ट्रेन, जिसको कहते हैं कि एक क्वांटिटी को एक ऑब्जेक्ट को आपने स्ट्रेच किया तो उसके अंदर कितनी चेंज आ गई, तो ये और उस चेंज का फ्रैक्शनल चेंज क्या था। तो ये तमाम बातें ऐसी हैं, ये तमाम जो क्वांटिटीज हैं वैसी हैं जिनका कोई यूनिट नहीं है मगर स्टिल दे वेरी फ्रॉम केस टू केस। और लास्टली जो आपके पास एक कांस्टेंट होता है वो होता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स। वो कांस्टेंट्स भी होते हैं मगर उनकी कोई डायमेंशन भी नहीं होती। सपोज नंबर्स, कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि फिक्स्ड हैं। सबसे मशहूर ज़माना नंबर क्या है? पाई, जिसकी वैल्यू आप जानते होंगे 3.14 अप्रोक्सीमेटली, मगर आपको पता है ये कभी नहीं रुकती। तो ये कांस्टेंट है और ना ही इसका कोई यूनिट है। तो
ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स। इसके अलावा ई जो नेचुरल बेस होता है, ये भी आपके पास एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। और तमाम नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इनका कोई यूनिट नहीं होता और ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। तो ये 3-4 किस्म के आपके पास क्वांटिटीज़ हैं, नाम है उन क्वांटिटीज़ के, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, डायमेंशनल वेरिएबल्स और डायमेंशनल कांस्टेंट्स। इन तीनों को हम बार बार यूज़ करेंगे, तो इट्स गुड कि हमने इसको पहले ही इंट्रोड्यूस कर लिया कि ये कॉन्स्टेंट्स आखिर होते क्या हैं। इनसे मिलती जुलती हम 2 एक्सरसाइजेस करेंगे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर वेरी आसान। तो वो क्या है, m0, l0, t0 आर डायमेंशंस ऑफ। अब आप गौर करिए कि ना ही मैथ्स में कोई डायमेंशन है m, ना ही l में कोई डायमेंशन है और ना ही इसके अंदर टाइम में कोई डायमेंशन है। तो बेसिकली ये एक ऐसी क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है जो कि डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस। तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शन में कौन कौन सी चीज़ डायमेंशनलेस है। स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस, अभी हम पढ़ के आए हैं कि डायमेंशनलेस होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 चीज़ों की रेशियो होती है, स्पीड की रेशियो है। आपको पता है जब सेम क्वांटिटीज़ की रेशियो ली जाती है तो कोई यूनिट नहीं होता, यानी कि ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। सिमिलरली मैग्निफिकेशन, इट्स ऑल्सो अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो इन तीनों क्वांटिटीज़ का ही सेम डायमेंशन है क्योंकि ये तीनों क्वांटिटीज़ आपके पास डायमेंशनलेस हैं। अब आपने बताना है कि टॉर्क का क्या डायमेंशन है। उसके लिए आपको टॉर्क का फॉर्मूला आना चाहिए। आपको पता है कि टॉर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म, और मोर प्रिसाइजली आपको पता है कि इसको हम इस तरह लिखते हैं, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। बट इस केस में जो प्रोडक्ट की नेचर है वो वेरी नहीं करती, वैल्यू भी नहीं करती। वो क्या है कि वो क्रॉस हो या फिर डॉट हो, मगर स्टिल आपको पता होना चाहिए कि इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड मोमेंट आर्म। हमने तो इसकी देखनी है डायमेंशंस, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है आर की क्या डायमेंशंस होती हैं, एल की डायमेंशंस होती हैं, और फोर्स की क्या डायमेंशंस होती हैं। आपको पता है फोर्स का क्या फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो आप बता सकते हैं फोर्स की क्या डायमेंशन है, एम एल t-2। तो आपके पास फोर्स की ये डायमेंशन होती है। तो अब आपने बताना है कि टॉर्क की क्या डायमेंशन होगी। तो टॉर्क की डायमेंशन आपके पास होंगी, इसकी डायमेंशन 1 है तो आप ऐड कर लें, m सेम बेस l और n तो पावर्स हो जाएंगी, ऐड 1 + 1 t-2। तो इस तरह आपके पास टॉर्क की डायमेंशन निकल आएगी। देखते हैं क्या ये ऑप्शन है हमारे क्वेश्चन में, बिल्कुल है, सी ऑप्शन। तो इस तरह आपने देखा कि हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ की डायमेंशन निकाल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अगर आपको उसका फॉर्मूला या उसका मैथमेटिकल स्ट्रक्चर पता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं एमसीक्यूज़ में कि आपने बताना होता है कि डिफरेंट क्वांटिटीज़ की क्या डायमेंशंस हैं, और सिर्फ आपसे रिक्वायर करते हैं कि आपको उसका फॉर्मूला आता हो। जैसे कि इस केस में हमें पता है कि टॉर्क का क्या फॉर्मूला था। तो इस तरह की और भी प्रैक्टिस करें। आई वुड रिकमेंड यू कि आप अपनी फिजिक्स की बुक में जब भी कोई नई क्वांटिटी पढ़ें तो फ़ौरन से पहले उसकी डायमेंशंस निकाल के रख लिया करें। इस तरह आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको डायमेंशन एनालिसिस भी आता जाएगा। इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस। अपनी बुक में साथ साथ नोट करते जाएं। कोई भी नई क्वांटिटी पढ़ते हैं, कोई भी नया यूनिट पढ़ते हैं, कोई नया कांस्टेंट पढ़ते हैं, जैसे कि जी पढ़ते हैं आप, ईटा पढ़ते हैं आप, के पढ़ते हैं, हुक्स लॉ में के पढ़ते हैं, कूलम्स लॉ में के पढ़ते हैं, और भी काफ़ी कॉन्स्टेंट्स आपकी बुक में आते हैं। तो जब भी आप कोई नई क्वांटिटी डिस्कवर करें अपनी बुक में, at first hand you should do is that you should calculate its dimensions। अपने पास रख के रखने, इसलिए आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आप किसी भी किस्म के एमसीक्यूज को आसानी से डील कर सकेंगे। तो होप सो आपको डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि डायमेंशंस क्या होती हैं और किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशंस किस तरह निकाली जाती हैं बाय यूजिंग बेस क्वांटिटीज़। और मज़ीद अगर कोई सवालात हैं, मज़ीद कोई क्वेश्चंस हैं, तो डू रीच आउट टू मी। I will try to answer all your queries and start preparing for your exam. Have a good luck and good day. Allah Hafiz.